अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप जानते हैं कि 9 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका एक रेन फॉरेस्ट था, एक ऐसा जंगल था जहां पर मुसलसल बारिशें होती रहती थी। यहाँ पर आपको दरख्त भी नज़र आते थे, यहाँ पर आपको घास भी मिलता था और चरिंद परिंद पूरा इकोसिस्टम था। ये वो ज़माना था जब डायनासोर्स दुनिया पर मौजूद थे। लेकिन आज जिस अंटार्कटिका की हम बात करते हैं वो तो बर्फ़ से छुपा हुआ है। फिर हमें ये कैसे पता चला कि अंटार्कटिका किसी ज़माने में एक जंगल था? तो एक तो बहुत आसान तरीका वो ये कि हम जब फॉसिल्स ढूंढते हैं और जब फॉसिल्स मिलते हैं तो उसमें जानवरों के फॉसिल्स भी मिलते हैं और हमें पौधों के फॉसिल्स भी मिलते हैं। तो जानवरों में हमें डायनासोर्स के कई फॉसिल अंटार्कटिका से मिले जिससे हमें पता चल गया, लेकिन साथ साथ हमें फर्न के मुख्तलिफ पौधों के फॉसिल्स भी वहाँ से मिल रहे हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ऐसे पौधे हैं जिनको पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और वो मुख्तलिफ जंगलों में होते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक साइंसदान की तरफ जिनका नाम है जॉन पे क्लैगिस। इंस्टीट्यूट ऑफ पोलर एंड मैरीन रिसर्च जर्मनी से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने अंटार्कटिका में जाकर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने समंदर के अंदर ड्रिलिंग की 2017 में और ड्रिल करने के बाद 29 मुख्तलिफ पौधों की इन्हें रूट्स मिली। पुराने ज़माने के जो दफन हुए थे पौधे, उनकी इन्हें जड़ें मिली और इन्होंने उन जड़ों को स्कैन किया, उनका सिटी स्कैन भी किया और उसे बहुत डिटेल में देखा। तो जब इन्होंने डिटेल में देखा, मैं आपको नेचर में इनकी पब्लिकेशन भी दिखा रहा हूँ जो कि बाद में पब्लिश हुई, तो इन्हें पता चला कि इन रूट्स में पानी भी मौजूद है, हवा की भी मौजूदगी है, जो उस ज़माने की हवा थी उसकी कंपोजिशन भी मौजूद है और इसमें पोलन और स्पोर्स भी मौजूद है। पोलन और स्पोर्स से इनको अंदाज़ा हुआ कि किस किस्म के दरख्त उस ज़माने में होते थे। लेकिन जब इन्होंने गैस की कंसंट्रेशन देखी तो पता चला कि गैस की जो कंसंट्रेशन ट्रैप हुई थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना हमें ये हिंट देता है कि इस वक्त ज़मीन पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थे। मैं आपको यहाँ पर अंटार्कटिका की एक पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ अंटार्कटिका पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा होता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंटार्कटिका अलग हुआ और वो जनूबी पोल की तरफ मुंतकिल हो गया। इन्होंने जो ड्रिलिंग की वो तकरीबन 30 मीटर के डेप्थ में की। तो सी जो है उसके अंदर गए, सी सरफेस पर गए और उसके बाद वहाँ पर जाके इन्होंने अंदर ड्रिलिंग की ताकि पास्ट के बारे में बता सकें। तो इन्होंने देखा कि जब इनको मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा मिला तो इनके डेटा में पता चला कि हमारी ये हिस्सा ज़मीन का जिसे अंटार्कटिका कहा जाता है ये तकरीबन 1500 मिलियन साल 15 करोड़ साल पहले काफ़ी ज़्यादा गर्म होता था। टेम्परेचर इसके काफ़ी ज़्यादा थे। उस वक्त समंदरों का एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ हमारे समंदरों का एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस वक्त गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती थी और अंटार्कटिका इसीलिए इनकी जो मैं लैब है वो भी आपको दिखा रहा हूँ और इससे अखज़ किया जा सकता है कि अंटार्कटिका उस वक्त पूरा का पूरा एक जंगल था। फिर एक और रिसर्च हुई और ये रिसर्च हुई ब्राज़ीलियन रिसर्च इदारे की तरफ और उन्होंने बताया कि उन्हें 75 मिलियन साल पुराने कुछ चारकोल के पीसेस मिले जो कि उन्हें मिले जेम्स रोज आइलैंड से और वो काफ़ी जगह पर फैले हुए थे। चारकोल के पीसेस मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जंगल मौजूद थे और उसमें वाइल्ड फायर्स होती थी। जिस तरह अभी कनाडा में आपने सुना है कि वाइल्ड फायर होती है, हमारे मरगला में भी होती है और जंगलों में भी होती है। तो वाइल्ड फायर्स लगती थी या आग लगती थी जंगलों को और उसके निशानात भी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन आज जब हम बात करते हैं अंटार्कटिका की तो पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है। क्या वाकई इस वक्त अंटार्कटिका बर्फ़ से घिरा हुआ है? मैं अगेन आपको लेकर चलता हूँ टॉम रोलैंड की तरफ
जो कि अंटार्कटिका पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनका ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सर से है और ये यूके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अंटार्कटिका में जो वेजिटेशन है, जो सब्ज़ा उग रहा है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब ये वेजिटेशन को क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसकी वजह है एक प्रोसेस जिसे पोलर एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। पोलर एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये है कि जितनी तेज़ी से पाकिस्तान गर्म हो रहा है, बाकी मुल्क गर्म हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका और आर्कटिक यानी नॉर्थ और साउथ पोल की हम बात करें, ये दोनों हिस्से उसे डबल रेट से गर्म हो रहे हैं। जी हाँ, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर ज़्यादा असरअंदाज कर रही है और उसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि क्योंकि बर्फ़ पिघलती है तो उसके अंदर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हुई है बहुत ज़्यादा। तो जैसे बर्फ़ पिघलती है तो CO2 दोबारा जाती है, वो टेम्परेचर को ज़्यादा गर्म करती है और फिर बर्फ़ ज़्यादा पिघलती है। तो ये एक पूरा का पूरा फीडबैक सिस्टम बना हुआ है। उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो नीचे से ज़मीन निकलती है। अब ज़मीन ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है और जब वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है तो और इर्द गिर्द की बर्फ़ पिघलती है और इस तरीके से ये भी एक फीडबैक लूप है। तो इस वजह से जब हम आर्कटिक और अंटार्कटिका की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से गर्मी हो रही है। जब हम वेजिटेशन की बात करते हैं, अंटार्कटिका में वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि चंद दिहाइयों में अंटार्कटिका में 30% कुछ जगहों पर जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ पर आपको मोसेस भी मिल रहे हैं, लाइकन्स भी मिल रहे हैं, वहाँ पे फंगाई भी है, वहाँ पर लिवरवर्ट्स भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ और कारपेट करने वाले पौधे वहाँ पर आपको आम मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ, उसका हवाला भी दे रहा हूँ। इसे कैसे मॉनिटर किया जाता है कि वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्या हम वहाँ पर जाके देखते हैं? साइंसदानों ने इसका आसान हल निकाला और हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। जब सूरज की रोशनी आकर पौधों पर पड़ती है तो पौधे सारी की सारी रोशनी की किरणें अपने पास रख लेते हैं। दो रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, एक ग्रीन, इसलिए वो हमें सब्ज़ नज़र आते हैं, और जो दूसरी है जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो है नियर इंफ्रारेड या इंफ्रारेड। अब नियर इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम है उसे सैटेलाइट अपने सेंसर से रीड कर सकती है। तो हमें पता चल जाता है कि कितना इंफ्रारेड रेडिएशंस हमें इस जगह से, सैटेलाइट ये देख लेती है उसे कितनी इंफ्रारेड इस जगह से मिल रही है, और उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर कितने पौधे हैं ज़मीन पर। मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये तस्वीरें जब आज से 35 साल पहले हमने ली थी तो यहाँ पर बर्फ़ थी, लेकिन पिछले 35 सालों में जब मुसलसल सैटेलाइट की तस्वीरें खींची गई तो हमें नज़र आना शुरू हो गया कि कुछ नक्शे की चोंचें, बंदरगाहें अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन होती जा रही। जो ऑब्जर्वेशन ली गई सैटेलाइट के ज़रिए, जितने एरिया को मॉनिटर किया गया वो 5,22,000 था स्क्वायर किलोमीटर, और 1986 में अगर हम जाएं तो हमें नज़र आता था कि तकरीबन 1 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम का रकबा था जो कि ग्रीन था। लेकिन 2023 में जब सैटेलाइट्स के इमेज को ज़्यादा प्रोसेस किया गया और देखा गया तो हमें पता चला 1200 किलोमीटर स्क्वायर। इस्लामाबाद का रकबा है 905 किलोमीटर स्क्वायर। तो 1200 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब यह है कि इस्लामाबाद से बड़ा एक इलाका है, एक शहर है जो कि बिल्कुल लश ग्रीन है और उस पर कारपेटेड ग्रास है, फंगस है, जो कि इस वक्त अंटार्कटिका में मौजूद है। और इसलिए आपको तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ, तेज़ी से अंटार्कटिका का एक हिस्सा ग्रीन होता जा रहा है। ये वो हिस्सा है जो ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी के अंडर आता है। आपको पता है कि ब्रिटिश तो हर जगह पर अपना हिस्सा रखते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जितनी तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अंटार्कटिका भी उतनी तेज़ी से अब बढ़ता जा रहा है, उसकी ग्रीनरी बढ़ती जा रही है। और पिछले 30-40 सालों में 30% की जगह पर ग्रीनरी नज़र आई है, हमें वेजिटेशन नज़र आई है। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर ज़्यादा होगी तो अंटार्कटिका एक मरतबा फिर दोबारा रेन फॉरेस्ट या एक ऐसा इलाका बनने जा रहा है जहाँ पर इंसान जाकर आबाद होंगे और बसेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत से ऐसे इलाके भी पैदा हो जाएं जहाँ से इंसानों को माइग्रेट करना पड़े फ्यूचर में, और शायद
हमारे बच्चे फ्यूचर में जाकर अंटार्कटिका में बसें। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे और अपने व्यूज़ देंगे कि आपके ख़्याल में क्या अंटार्कटिका की ये जो चेंज है ये मुस्तकिल होगी, या हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जिसके ज़रिए हम रिवर्स करेंगे। फिर मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि जवाब क्या है। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।